नमस्कार, मैं हूं दीपाली नंदा। हम एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं आपकी कमाई बढ़ाने वाला हमारा पर्सनल फाइनेंस का स्पेशल शो योर मनी, जिसमें हम आपको ना सिर्फ बचत करना बताते हैं बल्कि अपनी बचत पर आप मोटा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं ये गुर भी हम आपको सिखाते हैं। तो अगर आप भी योर मनी में कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है yourmoney@nw18.com और साथ ही 7045220000 पर आप अपना सवाल हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें योर मनी इस वक्त फेसबुक और एक्स पर भी लाइव है। आप हमें इन प्लेटफॉर्म्स पर भी अपना सवाल भेजें और हमारी कोशिश रहेगी आपके सवाल को हम इस शो में लें और उसका जवाब अपने एक्सपर्ट से लें। और आज हमारे साथ योर मनी में शामिल हो रहे हैं कंप्लीट सर्कल कैपिटल में पार्टनर विकास पुरी। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर मनी में। और विकास जी से हम निश्चित तौर पर अपने दर्शकों के पोर्टफोलियो पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक इंटरेस्टिंग टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि है कि इक्विटी, गोल्ड या फिर रियल एस्टेट, इनमें से जो कौन सा ऐसा एसेट क्लास है जो आपके पोर्टफोलियो को दमदार बना सकता है, बेहतर रिटर्न दे सकता है। क्योंकि जब भी हम निवेश की बात करते हैं तो सबसे पहले या फिर सबसे बड़ा सवाल हम सबके मन में यही आता है कि आखिर इन तीनों एसेट क्लास में से कहाँ पर पैसा लगाया जाए। किसी को लगता है कि गोल्ड सबसे ज्यादा सुरक्षित है, या फिर कोई ये सोचता है कि इक्विटी को सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएटर के तौर पर देखा जा सकता है, और कई लोगों के मन में ये भी रहता है कि रियल एस्टेट सबसे भरोसेमंद निवेश है। लेकिन मौजूदा दौर में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि शेयर बाजार रिकॉर्ड हाई के करीब है, गोल्ड भी ऊंचे स्तर पर कारोबार कर रहा है, और वहीं रियल एस्टेट की बात करें तो कई शहरों में ये बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है। ऐसे में नए निवेशक हो या फिर अनुभवी निवेशक हो, हर किसी के मन में यही सवाल है कि आखिर निवेश की सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो आज हम विकास जी से ही जानेंगे कि अगर आप लॉन्ग टर्म में निवेश करने की सोच रहे हैं तो कहां पर, कौन सा ऐसा एसेट क्लास है जहां पर सबसे ज्यादा वेल्थ बन सकता है, और तीनों एसेट क्लास को देखें तो अगले 5 से 10 सालों में इससे जुड़े मौके क्या हैं और रिस्क क्या कुछ है, और साथ ही एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाने के लिए सही फॉर्मूला क्या होना चाहिए। तो विकास जी, आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि जब भी अक्सर एक जो बेसिक रूल है इन्वेस्टमेंट का वो यही कि अगर आप लंबी अवधि तक निवेश करते हैं तभी आप असली फायदा उठा पाते हैं, तो हमेशा से सलाह यही रहती है कि आप लॉन्ग टर्म नजरिया रखें। अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म नजरिया रखें। लेकिन जो एसेट क्लास है अलग अलग, गोल्ड, इक्विटी या फिर रियल एस्टेट, इसमें से कौन सा एसेट क्लास क्या हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो बेहतर माना जा सकता है, और वहीं रिस्क और रिटर्न के हिसाब से प्रायोरिटी किसे देनी चाहिए? धन्यवाद दीपाली जी, अपने शो में बुलाने के लिए। देखिए दीपाली जी, अगर कोई एक एसेट क्लास सबसे बेहतर होती हर एक पैरामीटर में, तो सारी दुनिया वहीं पे ही निवेश कर रही होती। लेकिन रियलिटी ये है कि आप चाहे इक्विटी ले लीजिए, चाहे गोल्ड ले लीजिए, चाहे आप रियल एस्टेट ले लीजिए, इन एसेट क्लास के कुछ फायदे हैं या एडवांटेजेस हैं, कुछ इनकी डिसएडवांटेजेस भी होती है। जैसे कि कोई भी हम जब निवेश करते हैं तो हम 3-4 चीजें देखते हैं। उसका रिस्क कितना है, उसमें लिक्विडिटी कितनी है, और फिर उसका रिटर्न क्या आएगा। ये 3-4 पैरामीटर होते हैं, प्लस टैक्सेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 4-5 पैरामीटर्स होते हैं जिसके ऊपर कोई भी एसेट क्लास को तोला जाता है। तो कहीं पे लिक्विडिटी अधिक होती है बट रिस्क अधिक है, कहीं पे लिक्विडिटी जो है वो कम है, थोड़ा रिस्क दूसरी एसेट क्लास से कम है। तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम 20-25 साल का डेटा ले लें अलग अलग एसेट क्लास का, तो एक एवरेज रिटर्न देखें कि हमने किस एसेट क्लास में क्या रिटर्न जो है इन्वेस्टर्स ने पाया है। नो, यूजुअली अगर आप देखें तो 20-25 साल के टेन्योर में अगर आप ब्रॉडर इंडाइसिस को देखें तो 12-13% की CAGR से ग्रोथ हुई है। मैं निफ्टी और इंडेक्स फंड्स की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर आप यहीं पे ही थोड़ा सा एक कैटेगरी आगे चले जाएं, जैसे मिड कैप कैटेगरी हो गई, स्मॉल कैप या फ्लेक्सी कैप, एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स, तो कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने 13-14% के ऊपर भी जो है रिटर्न जनरेट किया है लॉन्ग टर्म में। यहीं अगर हम रियल एस्टेट में देख लें, सो रियल एस्टेट क्योंकि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है, बिकॉज अगर आप देखें रियल एस्टेट सिटी कहाँ पे है, कहाँ पे आपका रियल एस्टेट है, क्या कंडीशंस हैं, तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं उसमें। बट अगेन एक जनरल ट्रेंड देखें अगर आप, तो 8 से 10% का जो है वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टर्स अपना ग्रोथ पाते हैं। बट उसमें हाँ, एक रेंटल यील्ड होती है जो वो बहुत कम है। वो 2 to 4% अगर आप देखेंगे तो रेंटल यील्ड है इंडिया में रियल एस्टेट की, जहां पे वो थोड़ा सा इतना अट्रैक्टिव नहीं बनता। बट गोल्ड का अगर आप देखें तो गोल्ड एज एन एसेट क्लास, अगेन 20-25 साल का अगर आप टाइम होराइजन ले लें, तो गोल्ड पिछले जो एक साल एक रिटर्न या स्पर्ट आया उसकी वजह से थोड़ा सा एवरेज भी सुधरा। तो आप ये मान के चले कि रफली 10.5-11% का CAGR है, जिससे
गोल्ड ने अपना जो है रिटर्न दिया है, बट ये रिटर्न भी ऐसा लीनियर नहीं है दीपाली जी की जो वो 9% या 10% या 12% हर साल आया हो। हर एक एसेट क्लास का एक साइकिल होता है। अच्छे साइकिल में जो है वो एसेट क्लास एक अच्छा रिटर्न देती है, फिर कभी-कभी कंसोलिडेशन फेज में जाती है, कभी आप एक अंडर परफॉर्मेंस वाला स्टेज होता है उसमें जाती है तो नेगेटिव रिटर्न भी आता है। बट यूजुअली ये एक एवरेज है जो तीनों एसेट क्लास की है इन डिफरेंट एसेट्स मार्केट साइकिल्स। तो इन्वेस्टर्स के लिए इस सब का जो एक एक्सपोजर जिसको हम एसेट एलोकेशन बोलते हैं, वो सब होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ यू डोंट नो कि कौन-सा एसेट क्लास कब कैसे परफॉर्म करेगा। तो आपके पोर्टफोलियो में यदि होगा, जो भी एसेट क्लास अच्छा कर रही होगी, आपका पोर्टफोलियो में वो अपसाइड आपको दिखेगी। तो सर हम लोग कह सकते हैं कि एक एसेट क्लास का दौर अब खत्म हो चुका है, जो एसेट एलोकेशन है वही एक बड़ा मंत्र कहा जा सकता है इन्वेस्टमेंट का। बिल्कुल, 100% बिकॉज़ किसी को नहीं मालूम था कोविड आएगा, किसी को नहीं मालूम था रशिया-यूक्रेन की लड़ाई होगी या यूएस-ईरान की लड़ाई होगी। जब आपके जो इवेंट्स होते हैं, जो आपके किसी भी एसेट क्लास को या मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं, फ्यूचर इवेंट आप फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो बेस्ट तरीका क्या है? बेस्ट तरीका यही है कि मैं अपने पोर्टफोलियो में हर तरह की एसेट क्लास मैं ले लूँ और कोई सी भी एसेट क्लास चल रही होगी जैसे 2020 जब कोविड के बाद में एक मार्केट की अपसाइड स्टार्ट हुई, तो 3-4 साल आप देखें इक्विटीज़ ने बहुत अच्छा किया। लेकिन यही अगर आप देखें 2003 से 2007 का जो टाइम पीरियड था, उसमें रियल एस्टेट ने बहुत अच्छा किया। लास्ट अगर आप रिसेंटली देख लें तो गोल्ड ने अब कंसोलिडेशन फेज़ में आ रहा है, लेकिन उससे पहले आप देखें गोल्ड ने 1 साल के अंदर कितना अच्छा रिटर्न दिया सभी इन्वेस्टर्स को। तो ये इन्वेस्टर्स जानते नहीं हैं कि आने वाले समय में कौन-सी एसेट क्लास किस तरीके से बिहेव करेगी। तो मेरे लिए बेस्ट तरीका क्या है? मेरे लिए बेस्ट तरीका ये है कि मैं पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफ़ाई कर लूँ, हर एक एसेट क्लास का मैं एक्सपोज़र ले लूँ, फिर जो भी एसेट क्लास चलेगी, मैं उसका बेनिफिट उठाऊँगा। सर अभी अगर शेयर मार्केट को देखें तो बाजार अपने रिकॉर्ड हाई के आसपास है और गोल्ड भी हम लगातार देख रहे हैं ऊपर जाता हुआ। ऐसे में जो निवेशक हैं अगर इन सभी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए वो नया पैसा इन्फ्यूज करना चाहते हैं तो किस तरह से एसेट एलोकेशन आपकी तरफ से सजेस्ट किया जाएगा? और साथ ही अगर हम इस साल 2026 की बात करें तो इक्विटी, गोल्ड या रियल एस्टेट जिस पर हम बातचीत कर रहे हैं, क्या कुछ पॉजिटिव और साथ ही साथ कुछ ऐसे रिस्क एंगल जो आप देख पा रहे हो? देखिए एक कोई थंब रूल आप कह लें फॉर्मूला तो नहीं होता बट एक जनरल अगर आप एक मतलब टेंडेंसी देखें या ट्रेंड देखें अब जैसे हमने बोला कि 20-25 साल में इक्विटीज हैज बीन द काइंड ऑफ विनर कि जो सीएजीआर के पैरामीटर्स में इक्विटीज ने अच्छा परफॉर्म किया है अगर ये ट्रेंड क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या ग्रोथ है वो 6-7% की जिस ग्रोथ रेट से इंडिया इकोनॉमी बढ़ रही है तो ऑब्वियसली इक्विटीज में डू वेल रियल एस्टेट में डू वेल लेकिन जैसा आपने बोला कि एसेट डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट तो ऐसे सॉरी तो ऐसे केस में आप ये देखें कि नए इन्वेस्टर्स को डाइवर्सिफाई करना चाहिए तो अगर इक्विटीज 60-65% इक्विटीज रखते हैं 10-15% गोल्ड अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लेते हैं डेट और हमने हालांकि डेट की बात नहीं की बिकॉज फॉर योर इमीडिएट लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट डेट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हालांकि वहां पे रिटर्न हो सकता है आपको दूसरे एसेट क्लास के हिसाब से नहीं आए लेकिन जैसे इमरजेंसी कॉर्पस होता है वो बिल्ड करना बहुत जरूरी है तो इस तरीके से मे बी आप 15% 10% डेट 10-15% आपका गोल्ड रिमेनिंग इक्विटीज फिर इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग भी होता है उसमें और एक चीज और है दीपाली जी देखिए रियल एस्टेट के लिए आपको एक हाई बड़ी टिकट चाहिए म्यूचुअल फंड आप 500 रुपए 1000 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं इक्विटीज में भी आप जो है स्मॉलर अमाउंट से शुरू कर सकते हैं गोल्ड सिल्वर आप ईटीएफ के थ्रू लेते हैं तो भी बहुत स्मॉल अमाउंट से कर सकते हैं बट रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है या एसेट क्लास है जहां पे आपको एक लार्जर टिकट चाहिए हालांकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप देखें इनविट एंड रीट जो है एक इन अ वे यू कैन पार्टिसिपेट इन रियल एस्टेट बट वहां पे भी अभी टिकट साइज उतना रिटेल का शुरू नहीं हुआ जितना बाकी एसेट क्लास का हुआ है तो कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि ये इस तरीके से अगर आप रखते हैं बट रियल एस्टेट में यही जो यंग इन्वेस्टर्स हैं या न्यू कमर्स हैं उनको यही बोलूंगा कि पहले आप जो अपना कोर पोर्टफोलियो है थ्रू लिक्विड एसेट्स जहां पे इजी है बिल्ड करना वो कर लीजिए जब आपके पास एक अच्छा पोर्टफोलियो बनने लग जाए तो रियल एस्टेट को अपने जो है एज ए एसेट क्लास या एज ए इन्वेस्टमेंट अगर आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो एक आपके पास डाउन पेमेंट की भी प्रोविजनिंग होनी चाहिए तो उसके लिए पहले आप लिक्विड एसेट्स का पोर्टफोलियो बिल्ड करें
बिल्कुल। सर, रियल एस्टेट की बात अगर हम करें तो जिस तरह से आपने कहा कि वो एक लार्जर पिक्चर में आ जाता है, क्योंकि हम देख रहे हैं बीते कुछ वक्त में कई सारे ऐसे शेयर्स हैं जहां पर प्रॉपर्टी की कीमतें एकदम से काफ़ी ऊपर गई हैं। तो ऐसे में अब अगर कोई सोच रहा है, खासतौर पर कोई नया निवेशक है जिसके पास अभी इतनी इक्विटी बिल्ड नहीं हो पाई है, उसके लिए जाहिर तौर पर ये महंगा सौदा साबित हो सकता है। एब्सोल्युटली, बिकॉज रियल एस्टेट में आपको एक तो डिस्पोजल मतलब पहले जो डाउन पेमेंट हो गया या जो भी है वो आपको देना पड़ेगा, फिर आपको एक लेवरेज लेना पड़ेगा, जैसे आप घर लेते हो तो हाउसिंग लोन लेना पड़ेगा। दूसरी चीज दीपाली ये भी देखना बहुत जरूरी है कि अगर आप घर ले रहे हैं, लोन पे लिया और आप उस घर में रह रहे हैं, उसको इन्वेस्टमेंट ना समझें, बिकॉज वो आपको कोई रिटर्न नहीं जनरेट करके देगा। आप अपने डेट की सर्विसिंग करेंगे, आप उस घर पे रहेंगे, तो उसको आप एज एन एसेट ना लीजिए, वो आपका इनकम जनरेटिंग एसेट नहीं हुआ। तो ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि जब मैं जॉब शुरू करूंगा, थोड़ा पैसा जमा करूंगा, तो मैं सबसे पहले रियल एस्टेट लूंगा। लेकिन हाँ, आप अपने फैमिली के साथ रहते हैं, आपने कोई दूसरी जगह पे एक प्रॉपर्टी ली और उसको रेंटल पे चढ़ा दिया, विच इज काइंड ऑफ हेल्पिंग यू टू सर्विस योर डेट ईएमआई, तो फिर ठीक है। अदरवाइज रियल एस्टेट में पहले, और क्योंकि इनलिक्विड एसेट है, आप ऐसा नहीं हो सकता, आपको आपने मान लीजिए 30-40 लाख का पोर्टफोलियो बिल्ड कर लिया और अचानक से 5 लाख की जरूरत पड़ गई, तो आप एटलीस्ट वो 5 लाख रुपए का म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स बेच के आप लेके जा सकते हैं। बट ऐसे केस में रियल एस्टेट में आपको पूरा घर बेचना पड़ेगा, यू कैन नॉट सेल इन पार्ट्स। तो ये लिमिटेशन थोड़ी सी रियल एस्टेट के साथ है। बट एक चीज और भी है, क्योंकि टेंजिबल एसेट है, लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है कि मेरे को सामने है तो मुझे दिख रहा है, और डेली डेली उसकी प्राइस मूवमेंट नहीं होती है, तो थोड़ा एंजाइटी भी कम होती है। तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि रियल एस्टेट शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो, इट शुड बी, बट तब बनाए जब आपके पास दूसरे जो लिक्विड एसेट्स हैं वो इतने हो जाएंगे, आप रियल एस्टेट लेने के सक्षम हो जाए। सर, यहाँ पर आखिर में एक एग्जाम्पल के साथ हम थोड़ा और सरल बनाना चाहेंगे। हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर किसी के पास 10 लाख रुपए है और जो उसका इन्वेस्टमेंट का नज़रिया है अगले 5 से 10 साल का है, ऐसे में डाइवर्सिफिकेशन किस तरह से होना चाहिए, इन तीनों एसेट क्लास में से किस तरह से एलोकेशन रखना चाहिए ताकि एक बैलेंस पोर्टफोलियो वो बना सके? दीपाली, 3 तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं, कंजर्वेटिव, मॉडरेट एंड एग्रेसिव। तो हम ये मान के चलते हैं कि कोई यंग इन्वेस्टर है, नए हैं, थोड़ा एग्रेसिव बेट ले सकते हैं। तो 10 लाख में अराउंड 6 टू 7 लाख जो है वो इक्विटीज में जा सकता है, थ्रू एसटीपी रूट, थ्रू सिप्स। अराउंड 1-1.5 लाख रुपए का जो है गोल्ड सिल्वर में निवेश किया जा सकता है। अगर चाहे तो 1-1.5 लाख रुपया जो है वो अपना इमरजेंसी फंड, जैसे हम बोलते हैं कि 6 मंथ्स का तो एटलीस्ट प्रोविजनिंग होना चाहिए, वो जा सकता है आपका फिक्स डिपॉजिट्स में या लिक्विड फंड्स में। और उसके अलावा अगर कुछ आपके पास स्कोप बचता है तो थोड़ा बहुत आप इंटरनेशनल एक्सपोजर लेना चाहे तो ले। लेकिन ऐसा बिल्कुल ना करें कि आपके पास शुरुआती दौर में आपने 10 लाख रुपया लिया और पूरा का पूरा हर एक एसेट क्लास को लेने की कोशिश करें, तो शायद जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेजॉरिटी आपका इक्विटीज में होना चाहिए और रिमेनिंग आपका कमोडिटीज एंड डेट में। ऑल राइट, तो किस तरह से सिर्फ एक एसेट क्लास के भरोसे नहीं बल्कि एसेट एलोकेशन के जरिए आप एक बैलेंस पोर्टफोलियो बना सकते हैं, और जिस तरह से इक्विटी, गोल्ड या फिर रियल एस्टेट, कैसे आपको बैलेंस पोर्टफोलियो तैयार करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, काफ़ी आसान भाषा में विकास जी ने आपको बता दिया। और अब शुरुआत करते हैं, हमारे साथ दर्शक भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ ईमेल्स ले लेते हैं जो पोर्टफोलियो हमें ईमेल्स के जरिए मिले हैं, उस पर विकास जी आपसे राय जानना चाहेंगे। हमें मध्य प्रदेश से प्रदीप जी ने अपना पोर्टफोलियो भेजा है। इनकी उम्र 57 साल है और इनका एक मुश्त निवेश 3 लाख का है। निवेश अवधि 10 से 15 साल की है और ये चाहते हैं कि 3 लाख का और अतिरिक्त निवेश करें, और ये जानना चाह रहे हैं कि क्या एक साथ 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना सही है या फिर एसटीपी के जरिए सही है, या फिर सिप के जरिए ये इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाएं, और बैलेंस पोर्टफोलियो के लिए जो इनका एसेट एलोकेशन है क्या वो सही है या नहीं, क्या कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। प्रदीप जी के पोर्टफोलियो की डिटेल्स आपके पास आई होप पहुंच गई है विकास जी, तो क्या राय रहेगी आपकी तरफ से? देखिए दीपाली, इनके पोर्टफोलियो में 3 लार्ज कैप है, तो बहुत बड़ा एक ओवरलैप हो जाता है। उस 3 में अगर आप देखें तो एक्सिस लार्ज कैप और ईडलवाइज लार्ज कैप का आपस में जो है 58% का ओवरलैप है, यानी कि इनके 58% स्टॉक्स एक जैसे हैं। ऐसे केस में इनको इमीडिएटली पहले अपने जो पोर्टफोलियो को ओवरलैप है वो कम करना चाहिए। तो वहां पे मुझे लगता है कि एक्सिस लार्ज कैप को ये डिसकंटिन्यू करके ईडलवाइज लार्ज कैप में मर्ज कर दे पोर्टफोलियो, क्योंकि 10-15 ईयर्स का अगर इनका टाइम होराइजन है,
तो वहां पे भी मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई लार्ज कैप के बदले आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड ले लें, तो लार्ज कैप एक्सपोजर भी रहेगा बट थोड़ा सा मिड कैप एक्सपोजर से पोर्टफोलियो का यील्ड इनका बढ़ सकता है। एक इन्होंने जो यूटीआई का क्वांट फंड लिया है, बहुत रिसेंट है, 2025 में ही लॉन्च हुआ। अभी उतना परफॉर्मेंस उसका आया भी नहीं पिछले 2 साल में, और आगे किस तरीके से परफॉर्म करेगा वो भी थोड़ा कहना मुश्किल है। मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा सिंप्लीफाइड तरीके से चलना चाहिए इनको। तो बेटर है कि ये यूटीआई का एक मिड कैप फंड ले लें, अगर इनको थोड़ा सा एक मोमेंटम या थोड़ा मान लीजिए एग्रेसिव फंड चाहिए, तो यूटीआई मिड कैप फंड ले लें। अगर उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है उस फंड ने भी, तो वो एक दूसरी चेंज है जो मैं इनको सजेस्ट करूंगा। देखिए, अभी इन्होंने बोला कि मैं 3 लाख रुपए और डालना चाहता हूं, क्या मैं लमसम करूं? अभी क्योंकि 10 से 15 साल का टाइम होराइजन है, तो ये कर सकते हैं। बट हाँ, अगर इनके पास में थोड़ा थोड़ा अगर सिप के लिए भी अमाउंट बन जाए, तो एक पोर्टफोलियो को बहुत अच्छा कुशन भी मिल जाता है। तो वो अगर ये सिप ऐड कर सकते हो कर लें। लेकिन ये जो हमने फंड्स इन्होंने जो लिए हैं, उसमें जो 1 या 2 चेंजेस हमने बताई हैं, वो इम्प्लीमेंट कर लें और उसके साथ ये कर सकते हैं। जो इनका पोर्टफोलियो 6 लाख के आसपास का है, अगर मैं 12% सीएजीआर से लेता हूँ, तो 10 साल में रफली जो है वो 18 साढ़े 18 लाख के आसपास बन सकता है इनका। और यही पोर्टफोलियो जो है 15 साल में लगभग 32 लाख 80 हजार के आसपास बने। ऑल राइट, तो ओवरलैपिंग से बचने की सलाह यहाँ पर दी गई है, और जिस तरह से विकास जी ने आपको सलाह दी, आप एक मुश्त निवेश करें और साथ ही साथ कोशिश करें सिप के लिए भी अमाउंट अरेंज कर लें। चलिए, वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। आपका एक बार फिर से स्वागत है योर मनी में, और आज हमारे साथ शो में मौजूद है विकास पुरी जी, जो लगातार दर्शकों के पोर्टफोलियो पर अपनी सलाह दे रहे हैं। विकास जी, अब हमारे साथ कुछ कॉलर्स जुड़ना शुरू हो गए हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं अविनाश जी, जो कि वाराणसी से हैं। अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर मनी में। पूछिए, क्या जानना चाह रहे हैं? मैम, मेरा 3 SIP है, LIC लार्ज कैप और ICICI लार्ज एंड मिड कैप और ICICI मल्टी कैप। इसमें तीनों में 1500 का SIP है और 1 करोड़ का टारगेट है, और 30 इयर्स के लिए ये टाइम ड्यूरेशन है। 3 साल तक आप कंटिन्यू करना चाहते हैं निवेश जी? 30 इयर्स, 30 साल। ऑल राइट, ठीक है। तो सर, जिस तरह से इन्होंने जानकारी दी कि अभी उम्र इनकी 36 साल है, 4500 की सिप कर रहे हैं, 30 साल में 1 CR का इनका लक्ष्य है, और पोर्टफोलियो में हम देख रहे हैं इनके पास LIC लार्ज कैप फंड, SBI स्मॉल कैप फंड और ICICI प्रू मिड कैप, इन तीनों में ही 1500 का निवेश ये कर रहे हैं। तो क्या राय आपकी तरफ से रहेगी? क्या कुछ और एड ऑन करना चाहिए? जो लक्ष्य इन्होंने रखा है, टॉपअप की ज़रूरत कितनी पड़ेगी? क्या कहना चाहेंगे? दीपाली, ब्रॉडली अगर इन्होंने देखे तो बहुत अच्छा किया है कि एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप, तो पूरा लगभग इन्होंने मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश की है। तो पोर्टफोलियो की स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा इन्होंने कंस्ट्रक्ट बनाया है। सिर्फ एक छोटा सा चेंज इसमें ये सजेस्ट करूंगा, क्योंकि 30 इयर्स का टाइम होराइजन है इनके पास। तो ऐसे केस में मुझे लगता है कि जो लार्ज कैप वाला फंड है, उसमें फिर ये एक इंडेक्स फंड ले लें, उसको रिप्लेस कर लें। रीजन भी कि इंडेक्स फंड में इनको एक्सपेंस रेशियोज कम रहेंगी और लंबे समय में उसका एक इम्पैक्ट जो है पोर्टफोलियो पे पॉजिटिव दिखेगा इनको। तो आप चेंज क्या करें अविनाश जी? LIC लार्ज कैप के बदले में मैं आपको HDFC निफ्टी 100 इक्वल वेट इंडेक्स फंड सजेस्ट करूंगा। तो क्या 100 लार्ज कैप जो फंड होता है, उसमें फंड मैनेजर्स का जो यूनिवर्स है, वो जो कैपिटल मार्केट की टॉप 100 कंपनीज होती हैं, वहीं से वो लार्ज कैप फंड की बास्केट बनाते हैं। तो वही बास्केट अगर आप थ्रू इंडेक्स फंड ले लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो उसमें यूजुअली निफ्टी 100 फंड जो है वो काफी सारे हैं, लेकिन उसके भी अगर आप थोड़ा सा एक लेवल आगे जाएं, तो HDFC निफ्टी 100 इक्वल वेट इंडेक्स फंड है, वो आप ले लीजिए एज अ रिप्लेसमेंट टू योर लार्ज कैप। बाकी जो आपका मिड कैप और स्मॉल कैप है, उसमें आप बने रहें, क्योंकि आपने बोला कि आपका टारगेट 30 ईयर में 1 करोड़ का है। यू शुड बी हैप्पी कि अगर मैं 12% की भी ग्रोथ रेट लेता हूं, तो भी आपका पोर्टफोलियो जो है 1 करोड़ 38 लाख के आसपास बनेगा। तो आप बहुत ही इजीली अपना ये टारगेट पूरा कर लेंगे। और क्योंकि इन्फ्लेशन को अगर आप देखें तो 30 साल के बाद 1 करोड़ 38 लाख की कोई ज्यादा वैल्यू नहीं रहेगी। तो आने वाले समय में जितना आप अमाउंट बढ़ा सकते हैं अपना, उतना अच्छा है आपके पोर्टफोलियो के लिए। इन्फ्लेशन को हमेशा ध्यान में रखें, खासतौर पर जब हम लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं। तो बढ़ते हैं आगे, और अब हमारे साथ गुजरात से कांति चोपड़ा जी जुड़ गए हैं। कांति, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर मनी में। बताएं, क्या जानना चाह रहे हैं?
कपिल नमस्कार। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना चाहता हूँ। अभी तो मैंने कहीं पे इन्वेस्ट नहीं किया है। तो मैंने मोबाइल वीडियो में कहीं देखा है, ज़्यादा बार देखा है कि मैं SIP करो। तो मैंने स्टार्ट किया है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 5,000 का। तो अभी मेरे को मंथली 20,000 का करना है। तो मेरे को और अलग फंड चाहिए कि किस फंड में मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ऑल राइट, तो इन्वेस्टमेंट की शुरुआत इन्होंने की है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप के साथ 5,000 की ये सिप कर रहे हैं, लेकिन साथ ही ये 15,000 रुपए का और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो आपसे ये जानना चाह रहे हैं विकास जी की पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप या फिर इंडेक्स फंड शामिल करने की ज़रूरत है, और जिस तरह से इन्होंने कहा कि मंथ में ये 20,000 तक निवेश करना चाहते हैं और खासतौर पर लॉन्ग टर्म का इनका नज़रिया है, रिटर्न के हिसाब से कौन सा फंड सही रहेगा, बताएं। देखिए कांति जी, आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है, आपने एक स्मॉल कैप से शुरुआत की है, तो फंड भी अच्छा है। ऐसा कोई मतलब थंब रूल नहीं है कि न्यू कमर जो है स्मॉल कैप में शुरुआत नहीं कर सकता, जरूर कर सकते हैं। बट हाँ, यूजुअली हम ये बोलते हैं कि जो भी नया निवेश शुरू कर रहा हो उनको शुरुआत फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप से करनी चाहिए। हाउएवर आप क्योंकि 5,000 शुरू किया है, 15,000 आप ऐड भी करना चाहते हैं, तो आपके पास वो ऑप्शंस हैं कि आप एक इंडेक्स फंड ले लीजिए। इंडेक्स फंड में अभी हमने जैसे बोला HDFC निफ्टी का 100 इक्वल वेट इंडेक्स फंड वो ले लीजिए ऑन द इंडेक्स साइड। एक आप ICICI प्रू का फ्लेक्सी कैप फंड ले लीजिए और एक मेरे एसेट का मल्टी कैप फंड ले लीजिए। तो आपके पास में एक फ्लेक्सी कैप, एक मल्टी कैप और एक आपका इंडेक्स फंड हो गया, और आपने एक ऑलरेडी स्मॉल कैप किया है। लगभग पूरा मार्केट इसमें आपका कवर हो जाएगा, और फिर इस पोर्टफोलियो को आगे आप बढ़ाते जाएं। आपको एक अच्छा कॉर्पस बनने की उम्मीद कर सकते हैं आप इससे। ऑल राइट, तो क्या कुछ फंड सिलेक्शन रहना चाहिए, ये राय आपको दी गई है विकास जी की तरफ से। अब वक्त कम ही बचा है विकास जी, आप अपने टॉप 4 फंड्स बता दीजिए। देखिए दीपाली, अब करंट सिनेरियो को देखते हुए अगर कोई नया निवेश शुरू करना चाहते हैं और थोड़ा लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं, तो वही फंड्स जो हमने अपने व्यूअर्स को भी बोला कि एक इंडेक्स फंड ले लीजिए लार्ज कैप जो सेगमेंट में HDFC निफ्टी 100 इक्वल वेट इंडेक्स फंड। एक आप फ्लेक्सी कैप ले लीजिए विच इज ICICI प्रू फ्लेक्सी कैप फंड। एक मल्टी कैप स्ट्रेटेजी ले लीजिए विच कैन बी डन थ्रू कोटक मल्टी कैप फंड। और एक आप स्मॉल कैप फंड ले लीजिए विच इज लाइक बंधन स्मॉल कैप फंड। तो एज ए सेड, ये 4 फंड में आपको लगभग मार्केट के पूरा जो है एक्सपोजर मिल सकता है और अच्छा पोर्टफोलियो आपका बन सकता है इससे। ऑल राइट, अगर आप नए निवेशक हैं, एक बैलेंस पोर्टफोलियो तैयार करना चाहते हैं, मार्केट का पूरा एक्सपोजर लेना चाहते हैं, तो टॉप 4 फंड्स एक बार फिर से दोहरा देते हैं जो विकास जी की तरफ से इस शो में बताए गए हैं। HDFC निफ्टी 100 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, ICICI प्रू फ्लेक्सी कैप फंड, कोटक मिड कैप और बंधन स्मॉल कैप। तो इन फंड्स पर आप नज़र रख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कंसीडर कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर वक्त अब खत्म होता है। विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ योर मनी में शामिल होने के लिए, और साथ ही साथ हमारे व्यूअर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से अपने पोर्टफोलियो से जुड़े सवाल हमें भेजते रहें, और हमेशा की तरह हमारी कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को अपने शो में शामिल करने की। फिलहाल के लिए इजाज़त दें, नमस्कार।